नमस्कार मित्रों। आराधना डिग्री कॉलेज आहोर के तत्वाधान में आज हम कक्षा बीए प्रथम वर्ष विषय राजनीति विज्ञान में पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत अध्याय 2 अध्ययन पद्धतियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और इसकी पूर्व कक्षाओं में हमने अध्ययन पद्धतियों के विषय में चर्चा की और कई अध्ययन पद्धतियों के बारे में विश्लेषणात्मक अध्ययन किया। और अब हम इसकी नवीन अध्ययन पद्धतियों में व्यवहारवाद का अध्ययन करने जा रहे हैं। और व्यवहारवाद के विकास के बारे में हमने अध्ययन किया कि व्यवहारवाद का जो विकास है यह प्रारंभ संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका प्रारंभ हुआ, इसका विकास हुआ। और इससे भी पूर्व प्रथम विश्व युद्ध में भी हमें व्यवहारवाद के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जिनमें ग्राम वाल्श और बेंटले की रचनाओं में हमें व्यवहारवाद के दर्शन होते हैं। ग्राहम वाल्श व बेंटले की रचनाओं में व्यवहारवाद के झलक देखने को हमें मिलती है। और हमें पता चलता है कि वर्तमान राजनीति विज्ञान में अध्ययन पद्धतियों में व्यवहारवाद का भी विशिष्ट महत्व है। और आगे चलकर सर्वप्रथम 1908 में ग्राहम वेल्स की पुस्तक के बारे में हमने चर्चा की थी। 1908 में ग्राहम वेल्स की पुस्तक के बारे में हमने चर्चा की थी कि ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और ऑफ बेंटले, ऑथर ऑफ बेंटले की पुस्तक थी, जो द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में भी हमें बेंटले की पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट और ग्राहम वेल्स की ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स में हमने व्यवहारवाद के दर्शन दिखाई देते हैं। और अंत में आकर हमने चर्चा की थी कि अमेरिका का शिकागो संप्रदाय जो है व्यवहारवाद के गढ़ के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर चुका था। और इस व्यवहारवाद को अपनाने में कई विद्वानों का समर्थन मिला है, जिनमें डेविड ईस्टन, आर्मंड कोलमैन, हिंजलाउ और लॉसवेल आदि कई विचारक हैं जो इसको व्यवहारवाद को अपना समर्थन प्रदान करते हैं। और इससे संबंधित कई शोध पत्र भी प्रकाशित हुए, जो कि इंडियन ओपिनियन, क्वार्टरली वर्ल्ड हिस्ट्री और बिहेवियर इन साइंस, कई शोध पत्रों के माध्यम से व्यवहारवाद की चर्चा की गई है। आज हम इसके व्यवहारवाद के स्वरूप और इसकी व्याख्या करेंगे। नोट डाउन करें। मित्रों, व्यवहारवाद के स्वरूप
स्वरूप के बारे में अगर हम व्याख्या करें तो व्यवहारवाद आज बहुत ही एक अधिक प्रचलित और व्यापक रूप हो गया है और इसके अर्थ के संबंध में विभिन्न विद्वानों के दृष्टिकोण अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। इसके अर्थ को लेकर विभिन्न विद्वानों में जो है भिन्न भिन्न प्रकार के मतभेद पाए जाते हैं और कुछ विद्वानों के अनुसार यह केवल एक मनोदशा या मनोवृत्ति है। कुछ विद्वान व्यवहारवाद को एक मनोदशा या मनोवृत्ति मानते हैं, वहीं कुछ विचारक व्यवहारवाद को एक निश्चित प्रक्रिया, निश्चित विचार और सिद्धांत और कार्यविधि के रूप में मानते हैं। निश्चित विचार, निश्चित सिद्धांत और निश्चित कार्यविधि के रूप में इसे मानते हैं और 1960 तक व्यवहारवाद एक साथ ही एक उपागम के रूप में, एक चुनौती के रूप में और एक अभिनवीकरणीय और एक साथ माना जाता रहा है। और किलपैट्रिक ने इसकी विशेषताओं के संबंध में भी कुछ इसकी विशेषताएं बताई है और व्यवहारवाद के सर्वाधिक प्रमुख अधिकारी के रूप में हम नाम लेते हैं डेविड ईस्टन का, जिसने कि व्यवहारवाद के तत्व या लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए इसके कुछ तत्वों के बारे में बताया है, जो कि हम आज उसी के विषय में चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारा पहला तत्व आता है पहला आता है नियमन, अर्थात डेविड ईस्टन के द्वारा इस व्यवहारवाद के प्रमुख रूप से 8 तत्वों को निर्धारित किया गया है। डेविड ईस्टन ने इसके 8 तत्व बताए हैं, जिसके अंतर्गत पहला हमारा तत्व आता है नियमन। और इस नियमन के बारे में डेविड ईस्टन ने अपने लेख के अंतर्गत कहा है, द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म में कहा है कि द करंट मीनिंग इन बिहेवियरलिज्म के अंतर्गत बताया है कि उसने इसके 8 तत्वों के बारे में व्याख्या की है
और प्रथम आता है हमारा नियमन। नियमन के अंतर्गत हम देखें तो राजनीतिक व्यवहारवादियों का मानना है कि राजनीतिक व्यवहार में सामान्य तत्व ढूंढे जा सकते हैं। राजनीतिक व्यवहार में सामान्य तत्व ढूंढे या खोजे जा सकते हैं। राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राजनीतिक व्यवहार में हम मानव व्यवहार के जो सामान्य तत्व है उन्हें इसमें आसानी से खोजा जा सकता है और उन्हें राजनीतिक व्यवहार के सामान्यीकरण और सिद्धांतों के रूप में व्यक्त भी किया जा सकता है। इन सामान्य तत्वों को सामान्यीकरणों व सिद्धांतों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये डेविड स्टर्न के द्वारा बताया गया पहला बिंदु तत्व नियमन के अंतर्गत हम राजनीतिक व्यवहार के सामान्य या साधारण तत्वों को इसमें आसानी से खोज सकते हैं और उन्हीं का हम राजनीतिक व्यवहार में अध्ययन के अंतर्गत सामान्यीकरण और सिद्धांतों के रूप में उन्हें स्पष्ट किया जा सकता है। दूसरा हमारा तत्व है सत्यापन या जिसे हम कह रहे हैं वेरिफिकेशन कह सकते हैं। इस सत्यापन के अंतर्गत मानव के व्यवहार से संबंधित जो हम सामग्री एकत्रित करते हैं मानव के व्यवहार से संबंधित एकत्रित सामग्री को दोबारा जांचने और पुनः उसका पुष्टिकरण करने को ही सत्यापन कहा जाता है और एकत्रित की गई सामग्री का सत्यापन करना ही जो है सत्यापन कहलाता है। इसे हम कह सकते हैं कि व्यवहारवादी उपागम में इसके अंतर्गत एकत्रित
सामग्री का सत्यापन होता है या किया जाता है। नोट डाउन करें। फिर तीसरी आती है हमारी तकनीकी पद्धति। अर्थात राजनीति विज्ञान में आधार सामग्री प्राप्त करने एवं उसकी व्याख्या करने के साधनों को ही स्वयं सिद्ध नहीं माना जा सकता। अगर हम यहाँ चर्चा करें तो जिन आधार सामग्री और तथ्यों को हम व्यवहार में उपयोग में ला रहे हैं, उन्हें हम तकनीक के ऊपर अगर हम शुद्धता पर नहीं परखेंगे तो वे हमारे लिए उपयोग सिद्ध नहीं होंगे, वे स्वयं सिद्ध नहीं माने जा सकते, क्योंकि वे समस्यात्मक होते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि आधार सामग्री और प्राप्त करने आधार सामग्री प्राप्त करने एवं उनकी व्याख्या करने के लिए एवं उनकी व्याख्या करने के लिए जो सामग्री एकत्रित की जाती है या के लिए जो तथ्य प्राप्त किए जाते हैं वे स्वयं सिद्ध नहीं माने जा सकते। क्योंकि वे समस्यात्मक होते हैं, वे स्वयं सिद्ध नहीं माने जा सकते, वे समस्यात्मक होते हैं और मानवीय व्यवहार का पर्यवेक्षण अतः मानवीय व्यवहार का पर्यवेक्षण मानवीय व्यवहार का पर्यवेक्षण करने और इसका विश्लेषण करने पर और इसका विश्लेषण करने पर परिणामों को अंकित करने के लिए परिणामों को प्राप्त किए जाने वाले परिणामों को अंकित करने के लिए शुद्धिकरण अति आवश्यक होता है।
शुद्धिकरण अति आवश्यक होता है और इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया के आधार पर ही की प्रक्रिया के बाद ही हमें नए तथ्य प्राप्त होते हैं जिनके द्वारा हम पुराने तथ्यों को अप्रमाणित ठहरा सकते हैं। अर्थात व्यवहारवाद के अंतर्गत मानव व्यवहार के विश्लेषण और पर्यवेक्षण करने के लिए हमें शुद्धिकरण की प्रक्रिया को अपनाना होता है, विभिन्न प्रकार की तकनीकों का इसमें प्रयोग करना होता है और उनके परिणाम के बाद ही हम परिणामों को अंकित कर सकते हैं। उनके द्वारा शुद्धिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही हम परिणामों को अंकित कर सकते हैं और इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया से जो हमारे पास नवीन नए तथ्य हमारे सामने प्रकट होते हैं, उन नए तथ्यों के आधार पर ही हम परंपरागत तथ्यों को अप्रमाणित करने का कार्य कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा अगला बिंदु है परिमाणीकरण। उपलब्धियों, इन तथ्यों के माध्यम से जो हमें उपलब्धियों का विवरण तथा आधार सामग्री को के लेखबद्ध करने उपलब्धियों के विवरण तथा आधार सामग्री के लेखबद्ध करने तथा उसमें स्पष्टता लाने के लिए मापन और परिमाणीकरण किया जाना चाहिए। अर्थात हमें किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके लिए हमें सर्वप्रथम कुछ आंकड़ों का मापन करना होगा, उनका परिमाणीकरण करना होगा, तभी हमें उपलब्धि या हमारा जो रिजल्ट है, हमारा फल है, हमें प्राप्त होगा और उसे हम जब लेखबद्ध करेंगे तो हमारे लिए इन मापन और परिमाणीकरण का किया जाना बड़ा ही आवश्यक होता है। और यह मापन और परिमापीकरण अन्य प्रयोजनों के लिए काम में लिए जाते हैं। यह मापन व परिमाणीकरण अन्य प्रयोजनों के प्रकाश में
किए जाते हैं। नोट डाउन करें। मित्रों, डेविड स्टर्न द्वारा अगला तत्व या तथ्य जो हमें बताया गया है व्यवहारवाद के अंतर्गत, वो है मूल्यों का निर्धारण या आदर्शों का निर्माण करना। और इसके अंतर्गत सामान्यतः व्यवहारवादी मूल्य की दृष्टि से तटस्थ रहने की चेष्टा करते हैं। सामान्यतः व्यवहारवादी मूल्य की दृष्टि से तटस्थ रहते हैं। उन्हें मूल्यों से किसी प्रकार का कोई संबंध स्थापित नहीं रहता है उनका, और इसी कारण वे मूल्यों से हमेशा अधिकतर तटस्थ रहने का ही कार्य करते हैं। फिर भी नैतिक मूल्यों का और कुछ नैतिक मूल्यों व आदर्शों का प्रतिपादन और प्रयोग आवश्यक भी हो जाता है। फिर भी व्यवहारवाद में नैतिक मूल्यांकन में मूल्यों व आदर्शों का प्रतिपादन आवश्यक हो जाता है। हम सिरे से इसे नहीं नकार सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें व्यवहारवाद के अंतर्गत नैतिक मूल्यों और आदर्शों को समावेश करना पड़ता है। और यहाँ पर राजनीति विज्ञान के अध्ययनकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने नैतिक मूल्यों को अपने प्रयोगों में, व्यवहारवाद के प्रयोगों में जो है, अपने नैतिक मूल्यों और आदर्शों को इससे दूर रखे। राजनीति के अध्ययनकर्ता के लिए अपने नैतिक मूल्य व आदर्शों को व्यवहारवाद के प्रयोग में अपने सिद्धांत निर्माण में इनसे पृथक रखना चाहिए। अगला, व्यवस्थाबद्धीकरण।
व्यवहारवाद में व्यक्तियों द्वारा या अनुसंधानकर्ता के द्वारा आवश्यक रूप से अपने अनुसंधान को आवश्यक रूप से व क्रमबद्ध तरीके से ही पूर्ण करना चाहिए, जिसके कारण या जिससे कि सिद्धांत निर्माण में किसी प्रकार की त्रुटि रहने की कोई गुंजाइश न हो। अर्थात व्यवहारवाद के अंतर्गत राजनीतिक विज्ञानियों के अध्ययनकर्ताओं को अपने अनुसंधान के अंतर्गत जो उन्हें तथ्य या आधार सामग्री प्राप्त होती है, उनका प्रयोग बड़े ही सावधानी पूर्वक और आवश्यकता के अनुरूप क्रमबद्ध तरीके से ही उनका प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि उपलब्धि विवरण में वो अपने सिद्धांत निर्माण के समय किसी प्रकार की त्रुटि रहने की कोई गुंजाइश ही ना रहे। फिर अगला है हमारा विशुद्ध ज्ञान। अगला तत्व विशुद्ध ज्ञान। ज्ञान का प्रयोग वैज्ञानिक उद्यम का भी उतना ही महत्वपूर्ण अंग है, अर्थात प्राप्त ज्ञान का वैज्ञानिक महत्व है, क्योंकि यह ज्ञान सिद्धांतात्मक बोध के कारण ही तथ्यों का संकलन व उपलब्धि का विवरण व विश्लेषण करने में विशिष्ट भूमिका निभाता है। और इसका अंतिम बिंदु समग्रता राजनीतिक व्यवहार के अंतर्गत कि मानव व्यवहार को एक पूर्ण इकाई के रूप में
माना गया है। समग्रता से तात्पर्य है कि राजनीतिक व्यवहारवाद में के अंतर्गत जो मानव व्यवहार है, मनुष्य का व्यवहार है, उसे पूर्ण एक इकाई के रूप में माना गया है और उसका खंडों में विभाजन नहीं किया जा सकता। उसका खंडों में विभाजन नहीं किया जा सकता। अर्थात राजनीति विज्ञान को या राजनीति विज्ञान के अध्ययनकर्ताओं को भी अपनी संस्थाओं के निर्माण में, संस्थाओं के अध्ययन में राजनीतिक अध्ययनकर्ताओं को अपने विषय के अंतर्गत संस्थाओं के पूर्ण व्यवहार का अध्ययन करना होता है, न कि केवल किसी एक भाग का। नमस्कार।